edu.insight के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। प्रथम नगरों की कहानी का सिलसिला जारी है और आज हम बात करने वाले हैं मौर्यकालीन आर्थिक जीवन के बारे में। मौर्यकालीन लोगों के आर्थिक जीवन के संबंध में हमें कई स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है और इन स्रोतों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि मौर्य काल के लोगों का आर्थिक जीवन काफी ज्यादा अच्छा था। साम्राज्य में शांति होने के कारण, कृषि और उद्योगों के उन्नत होने के कारण वाणिज्य और व्यापार को पर्याप्त प्रोत्साहन मिलता रहा। परिणाम स्वरूप उस समय लोग आर्थिक दृष्टि से काफी ज्यादा समृद्ध हो गए थे। अगर कृषि की हम बात करें तो मौर्य काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही था। राज्य की आय का मुख्य स्रोत होने के कारण मौर्य शासकों ने कृषि को प्रोत्साहन देने की ओर विशेष ध्यान दिया था। किसानों को राज्य की ओर से बहुत सी सुविधाएं भी प्राप्त थीं। बंजर भूमि को अधिक से अधिक कृषि के अंतर्गत लाने के लिए प्रयत्न किए जाते थे और सिंचाई के साधनों को उन्नत करने के लिए सरकार प्रत्येक संभव प्रयत्न करती थी। सैनिकों को यह आदेश था कि वे युद्ध के समय फसलों को नष्ट ना करें। इन सब प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप उस समय फसलों से भरपूर उपज प्राप्त होती थी। मौर्य काल की मुख्य फसलें चावल, गेहूं, जौ, कपास और गन्ना थी। सरकार भूमि की उपजाऊ शक्ति के आधार पर 1/6 से लेकर 1/4 भाग तक लगान प्राप्त करती थी। उद्योग धंधों की अगर हम बात करें तो मौर्य काल में उद्योग भी पर्याप्त उन्नत थे। इस काल में कपड़ा उद्योग सर्वाधिक प्रसिद्ध था। सूती वस्त्र बड़ी मात्रा में तैयार किया जाता था। इसके अतिरिक्त ऊनी और रेशमी वस्त्र भी तैयार किए जाते थे। उस समय लकड़ी उद्योग और चर्म उद्योग भी काफी विकसित थे। बहुत से लोग सोना, चांदी, तांबा और लोहे की खानों में काम करते थे। अशोक के शासनकाल में तो शिल्प उद्योग भी पर्याप्त उन्नत था। कुछ लोग शस्त्र, बर्तन और आभूषण बनाने के उद्योग में भी लगे रहते थे या काम करते थे। और अगर हम बात करें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की यानी पशुपालन की, तो पशुपालक कबीले पशुपालन का कार्य करते थे। वे गौएं, भैंस और भेड़ बकरियां पालते थे। व्यापारिक दृष्टि से लाभप्रद होने के कारण सरकार ने अपने अलग अलग डेयरी फार्म भी खोल के रखे थे। इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड श्रेणी भी होती थी। मौर्य काल में कारीगरों और शिल्पकारों ने व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए श्रेणियां स्थापित कर ली थी। श्रेणी का नेतृत्व जेठक या श्रेष्ठी या श्रेष्ठक करता था। धंधों का अब स्थानीयकरण हो गया था और धंधे अब खानदानी बन गए थे। श्रेणियां पहले कच्चे माल को खरीदती थी और फिर उनसे सामान तैयार करके बाजार में बेचती थी। व्यापार के लिए नए क्षेत्र की खोज करती थी। जेठक अपनी श्रेणी में काम करने वाले कारीगरों और शिल्पियों के कामों की देखभाल करते थे। श्रेणी द्वारा तैयार किए गए सामान का सरकार की ओर से निरीक्षण किया जाता था। और व्यापारिक नियम क्या थे यानी कि ट्रेड रेगुलेशंस कैसे होती थी, इस बात पर अगर हम प्रकाश डालें तो मौर्य शासकों ने व्यापार को उन्नत करने के उद्देश्य से बहुत से व्यापारिक नियम बनाकर रखे थे। तस्करों और वस्तुओं में मिलावट करने वाले लोगों को कड़ा दंड दिया जाता था। वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न किया जाता था। मापतोल के पैमाने सरकार की ओर से जारी किए जाते थे। व्यापारियों को देशी माल पर लगभग 5% और विदेशी माल पर देसी माल पर 10% लाभ प्राप्त करने का अधिकार था। ऋण के रूप में ली गई राशि पर ब्याज की दर सरकार की ओर से निर्धारित की जाती थी और इन नियमों के परिणाम स्वरूप मौर्य काल में व्यापार ने बहुत उन्नति कर ली थी। आंतरिक और बाह्य व्यापार की अगर हम बात करें तो मौर्य काल में आंतरिक और बाह्य व्यापार बहुत ही उन्नत था। व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से किया जाता था। मौर्य साम्राज्य का अधिकांश व्यापार सीरिया, मिस्र, रोम, यूनान और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ होता था। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख व्यापार केंद्र तक्षशिला, उज्जैन, कौशाम्बी और पाटलिपुत्र थे। मौर्य साम्राज्य से विदेशों को हीरे, मोती, सुगंधित वस्तुएं, सूती और रेशमी वस्त्र, हाथी दांत, लकड़ी का सामान, औषधियां, गरम मसाले और नील आदि निर्यात किया जाता था। भारत विदेशों से सोना, चांदी, मूल्यवान रत्न आदि वस्तुओं का आयात करता था। इस प्रकार से हम डॉक्टर एच.वी. श्रीनिवास मूर्ति के इन शब्दों से भी सहमत हैं कि मौर्य काल ने प्राचीन भारत के सामाजिक और आर्थिक इतिहास पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। तो कैसी लगी आपको हमारी जानकारी? भारतीय इतिहास से जुड़ी इसी तरह की छोटी छोटी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप देखते रहिए edu.insight।